हेलो दोस्तों। हमारे पास आजकल के जीवन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसमें से एक ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम सब जानते हैं और कहीं ना कहीं हम सब लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं। अगर आप नहीं किए हुए हैं तो आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप न्यू कमर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में या मार्केट में और अगर शेयर्स में, सो आई वुड रिकमेंड यू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड फर्स्ट, या उसके लिए एक अलग से वीडियो बन सकती है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं यो म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ के बारे में सुना होगा आपने। जनरली टीवी डिबेट डिस्कशन में या टीवी में जनरली एंकर्स लोग बताते होंगे कि इफ़ यू आर न्यू टू द इन्वेस्टमेंट, इफ़ यू आर न्यू टू द मार्केट, फर्स्ट ट्राई इन्वेस्टिंग इन द ईटीएफ और म्यूचुअल फंड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईटीएफ क्या होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम सब लोग कुछ ना कुछ जानते हैं। एंड एसआईपी, क्योंकि हमारे पास बैंक भी आते हैं वहाँ पे और एसआईपी वहाँ से हमें करवा देते हैं। लेकिन ईटीएफ ये बहुत कम लोग जानते हैं या फिर उनके बारे में उतना ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं किया गया है। सो आज हम ईटीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं। सो ईटीएफ का फुल फॉर्म है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके नाम में ही सब कुछ है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड अगर आप मान के चले तो दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं। सो ईटीएफ का यहाँ पे हम बेनिफिट बताएंगे। अल्टीमेटली वो का म्यूचुअल फंड्स में वो थोड़ी सी कम बेनिफिट होगा, उनके पास वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज होंगे, राइट। सो ईटीएफ इज ए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब क्या होता है म्यूचुअल फंड्स में, आप एसआईपी करते हो या फिर लंप सम एक बार आप इन्वेस्ट करते हो, राइट। उस एक पूल ऑफ फंड बन जाता है, राइट। जो फंड मैनेजर होते हैं उनके पास जैसे 500,000 हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में, वैसे वैसे उनके पास पूल ऑफ एक फंड हो जाता है। लेट्स सपोज 10,000 करोड़ का उनके पास इन्वेस्टमेंट आ गया, उनके पास मनी आ गया। वो 10,000 में क्या करते हैं, वो डिफरेंट स्टॉक्स में उनको रिसर्च करते हैं कि कौन से स्टॉक्स अच्छा है, कौन सा स्टॉक ख़राब है, और अच्छे स्टॉक में क्योंकि मार्केट को बीट करने के लिए वो लगा देते हैं ताकि उनका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। एंड देन दे गिव यू द रिटर्न्स। वही चीज़ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में है, दैट इज़ ईटीएफ में भी सेम कंसेप्ट है। वहाँ पे भी आपको बेसिकली वो भी पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। आप जमा करते हो पैसा, फंड मैनेजर के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं एंड दे इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर स्टाइल। वो स्टाइल बोलते हैं बेसिकली एक पर्टिकुलर निफ्टी एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, उसी इंडेक्स के हिसाब से वो लोग उसी वेटेड एवरेज में वो लोग डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि निफ्टी 50 में क्या है। निफ्टी 50 में आपको पता है कि 50 स्टॉक्स हैं, दैट इज़ इंडिया के जो बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बेस्ट स्टॉक है, रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, वो 50 निफ्टी 50 में आते हैं। सिमिलरली सब इंडेक्स भी है। सब इंडेक्स क्या हो गया, जैसे ऑटो इंडेक्स हो गया, बैंक इंडेक्स हो गया, आईटी इंडेक्स हो गया, केमिकल इंडेक्स हो गया। सो दीज आर द सब इंडेक्स। वहाँ पे भी कुछ चुनिंदा कंपनी का उन दैट पर्टिकुलर सेक्टर में बड़े बड़े स्टॉक होते हैं, लगे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक प्राइवेट इंडेक्स फंड हो गया, उनके इंडेक्स हो गया। सो उनमें जितने भी प्राइवेट बैंक हो गए टॉप कंपनी का, उसको मिला करके एक इंडेक्स, बैंक इंडेक्स प्राइवेट कंपनी का बन जाता है, राइट। सो ये हो गया इंडेक्स को। सो पर्टिकुलरली ये ईटीएफ क्या करते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर्स को या फिर निफ्टी को उसी 50 स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं इन सेम प्रोपोर्शनेट, राइट। जहाँ पे आपको सो जैसे अगर मार्केट अगर 5% बढ़ा तो वो भी ईटीएफ यानी जो आप सम आप इन्वेस्ट किए हैं 5,000, वो भी 5% से ऊपर नीचे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो फंड मैनेजर सेम प्रोपोर्शन में उसने इन्वेस्ट कर दिया है। वो ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं किया है, बस एक पर्टिकुलर इंडेक्स को या सब इंडेक्स को उसने पकड़ा और सेम प्रोपोर्शन में उस इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दिया, राइट। उसी के हिसाब से बेसिकली वो ट्रैक कर जाता है। यानी इंडेक्स अगर 5% बढ़ा, आपका 5% बढ़ेगा। इंडेक्स अगर 10% नीचे गिरा तो इंडेक्स आपका भी पोर्टफोलियो का रिटर्न 10% नीचे चल जाता है। ये तो बात हुआ एक ईटीएफ एक ट्रैक फॉलो करती है, एक इंडेक्स को फॉलो करती है और उसी को कॉपी कैट है, बेसिकली ये कॉपी करने की कोशिश करती है और करती है इनफैक्ट। वेयर एज म्यूचुअल फंड में आपको कोई कॉपी कैट करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे फंड मैनेजर बैठते हैं और बेसिकली वहाँ पे एक टीम बैठी रहती है जो रिसर्च करते हैं पर्टिकुलर एक जो उनको अच्छा लगता है सिक्योरिटीज़, उनका रिसर्च करते हैं एंड दे इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। किस प्रोपोर्शन में करना है उनके हिसाब से फंड मैनेजर के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि उनको कहाँ पे कितने परसेंटेज में इन्वेस्ट करना है। सो ये आपका म्यूचुअल फंड हो गया। सो बता सकते हैं कि ईटीएफ फॉलो करता है निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, जैसे इंडेक्स निफ्टी 50 के बाद भी तो
कुछ स्टॉक आएंगे जैसे निफ्टी 100 आता है, निफ्टी 500 आता है, निफ्टी 200 आता है। सो निफ्टी 50 का करते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 का करते हैं। जैसे गोल्ड को ट्रैक करते हैं, गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे जाएगा तो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके हिसाब से उनका इंडेक्स आपका रिटर्न बढ़ते करते रहता है। किसी को आपको पसंद है ऑटो में, आपको लगता है कि नहीं ऑटो इंडेक्स को मैं फॉलो करना चाहता हूँ, ऑटो बूम होने वाली है, राइट। एंड यू ऑल्सो एट द सेम टाइम यू ऑल्सो वांट टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। सो आप क्या कर सकते हैं, जो भी ETF होते हैं जो ऑटो इंडेक्स को फॉलो करते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर दीजिए, वो सेम प्रोपोर्शनेट में आप इन्वेस्ट कर देते हैं उसको, दैट एंड अकॉर्डिंगली आपका रिटर्न आपका बनते जाता है। बैंक इंडेक्स हो गया, IT इंडेक्स हो गया एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे कुछ आ जाते हैं। वेयर एज म्यूचुअल फंड दे डू नॉट ट्रैक एनी पर्टिकुलर इंडेक्स, उनका बेंचमार्क होता है, कंपैरिजन का मार्केट होता है, मार्केट को कंपैरिजन करते हैं। जैसे निफ्टी 10% से अगर बढ़ गया है तो वो करते हैं कि क्या उसने मार्केट को बीट किया कि नहीं, क्या म्यूचुअल फंड में 10% एटलीस्ट अचीव किया कि नहीं। फंड मैनेजर का टारगेट होता है वो 10%, ना कि दूसरा सब सेक्टर कितना परफॉर्म किया, उसको उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। वो मेन मार्केट होता है, जाते निफ्टी 50 उनको ट्रैक करते हैं और अपना रिटर्न दिखाते हैं। सो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो एक बड़ी चीज़ है इसमें ETF में, एक जो एकदम डिफ्रेंशिएट करती है म्यूचुअल फंड से, दैट इज़ द ट्रेडिंग। म्यूचुअल फंड को आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जैसे NAV होता है, आपको सबको पता है NAV कैसे कंप्यूट होता है म्यूचुअल फंड्स में। सो म्यूचुअल फंड्स में NAV क्या होता है, जो उनके वैल्यू पोर्टफोलियो होते हैं, राइट। जैसे शेयर ऑफ जितने शेयर्स किए हुए हैं मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस उनका, प्लस कंपनी का जो उस फंड का जो कैश बैलेंस हो गया, दोनों को ऐड कर दिए, यानी टोटल फंड वैल्यू कितना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या हुआ, वो NAV निकल जाती है बेसिकली, राइट, उस म्यूचुअल फंड्स का। वहाँ पे ETF में भी क्या होता है, ETF में भी मार्केट NAV निकलती है, बट यहाँ पे एक एडिशनल आ जाता है कि ये एक ट्रेड होता है मार्केट में। जैसे जैसे ITC का आप ट्रेड करना चाहते हैं, रिलायंस का, जैसे आप दिन में कितना भी बार परचेज सेल्स कर सकते हो, राइट। ETF में भी सेम, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं एंड वहाँ से आप बाई एंड सेल आप किसी समय भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पे हम जानेंगे कि ETF का बेनिफिट क्या होता है। ETF का एक पहला बेनिफिट होता है, जो फॉरमोस्ट बेनिफिट होता है, ये लो कॉस्ट होता है। लो कॉस्ट कैसे होते हैं, क्योंकि इनमें अगर आप देखे होंगे, मैंने बताया म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, रिसर्च करने के लिए एक पर्टिकुलर टीम बैठी होती है जो रिसर्च करते हैं सिक्योरिटीज़ को या इन शेयर्स को, देखते हैं कि क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेराज आपको ETF में रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप कॉपी कर रहे होते हैं साइड, राइट। निफ्टी 50 में जो स्टॉक है सेम प्रोपोर्शन में आप इन्वेस्ट कर दिए, उसके लिए बहुत सारे रिसर्च की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं, कोई बड़ी सी ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा, रेंट सब आपको सेव होने वाला है। सो दैट्स द रीजन लो कॉस्ट होते हैं, क्योंकि आप इससे पता चल सकता है आपका एक्सपेंस रेशियो, किसी म्यूचुअल फंड में आप देखते होंगे एक्सपेंस रेशियो 1.2%, ये सब। सो दैट विल नॉट बी देयर इन योर ETF। दूसरा कॉस्ट आप देखते होंगे कि एक एग्जिट लोड होता है म्यूचुअल फंड में। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में, जैसे 1000 ऑफ म्यूचुअल फंड्स मार्केट में हैं, उनमें आप देखते होंगे कि उसमें एग्जिट लोड होता है। एग्जिट लोड मोस्टली अगर आप म्यूचुअल फंड से विद इन एक साल के अंदर, किसी में 1 साल के अंदर, मैक्सिमम में आप यही देखिएगा कि 1 साल के अंदर आप पैसे को निकाल ले रहे हैं म्यूचुअल फंड से, देन इन दैट केस यू हैव टू पे 1%, दैट इज़ टू कॉस्ट। मान के चलिए आप 10 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1% आप निकाल लिया, मतलब 10,000 आपका, दैट इज़ योर कॉस्ट, करेक्ट। वो चीज़ कॉस्ट आपकी ETF में नहीं आएगा। ETF में सिर्फ आप परचेज कीजिए और अपने पास रख लीजिए, जो एक्सचेंज का थोड़ा बहुत जो 0.001% जो आपको पे करना होता है, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू विल पे। सो यहाँ पे आप कॉस्ट आपका बहुत कम है। दूसरी बात है यहाँ पे लिक्विडिटी है, जैसा आप डिस्कस किए हम लोग। अब पहले देखें कि लिक्विडिटी यहाँ पे कभी भी अवेलेबल है, कभी भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लाइक ए स्टॉक, लाइक म्यूचुअल फंड जहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं उसको। आप यहाँ पे एक बार बाई कर ली, 1 साल की लॉक हो गया, नहीं लॉक करना है तो फिर आपको कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, राइट। सो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे लिक्विडिटी है, किसी भी समय आप मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। दूसरा चीज़ है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होती है, म्यूचुअल फंड मैनेजर के हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, राइट। फंड मैनेजर अपने हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ETF में क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पे इंडेक्स को कॉपी करेंगे। सो जैसे ऑटो इंडेक्स में, तो ऑटो इंडेक्स का जितने भी स्टॉक हैं आप वहाँ पे जाकर देखिएगा, किसी भी गूगल में आप सर्च करके देखिए, तो ETF में
स्टॉक ऑटो इंडेक्स में कितने स्टॉक हैं वो आपको बताएगा। सेम चीज़ सेम प्रोपोर्शनेट में आपको वो इन्वेस्ट कर देता है उसी कंपनी। सो यू नो कि ETF में फंड मैनेजर कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है। सो ये चीज़ आपका ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर चौथे बेनिफिट का बात करें तो यहाँ पे एरर का प्रॉब्लम नहीं होता है फंड मैनेजर के हिसाब से, क्योंकि उसको पता है एरर का मतलब कैसे हो सकता है। जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक एस्टिमेट्स होते हैं, एक जजमेंट होता है। फंड मैनेजर लिखता है कि उनको लगता है कि एक पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो आगे बढ़ने वाली है, आगे मार्केट में अच्छे रिटर्न देने वाली है, अभी लो कॉस्ट पे है, बढ़ने वाली है। वो चीज़ हमें, ऐसा जरूरी नहीं कि फंड मैनेजर वो सही हो, करेक्ट। सो वहाँ पे उनको रिटर्न अच्छा उम्मीद करने के चक्कर में उनका वहाँ पे लॉस भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एरर का चांसेस है, उनका जजमेंट में एरर है, करेक्ट। दैट इज कॉल्ड एज फंड मैनेजर एरर। वो यहाँ पे हमारे ETF में वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई जजमेंट करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी 50 जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में लिया, निफ्टी 50 का सारा स्टॉक वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे। देयर इज़ नो ट्रैकिंग एरर, थोड़ी बहुत हो सकती है कि उसने ट्रैक प्रॉपर नहीं किया, वेटेड एवरेज जो होना चाहिए प्रोपोर्शनेट में, सेम प्रोपोर्शनेट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया फंड मैनेजर। दैट इज़ वेरी माइन्यूट, बट उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अगली बात हम देखते हैं डाइवर्स प्रोडक्ट का होता है। आपके पास चॉइस होता है, राइट। ETF में आपके पास चॉइस होता है कि नहीं, आपको लगता है यू एज एन इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यू बिलीव कि आपका FMCG अगले 5 साल में या अगले कुछ महीनों में आगे बढ़ने वाली है, ग्रोथ अच्छी है उसकी, देने वाली है, ऑटो सेक्टर्स आपको लगता है कि अच्छी है, IT सेक्टर आपको अच्छी लगता है। सो आप मान के चलते हो कि ये सेक्टर आप कम से कम आपको उम्मीद है कि ये बढ़ने वाली है, लेकिन आप वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते उतना पैसा, क्योंकि ये आप उसको कॉपी नहीं कर, उतना पैसा नहीं है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो सारे पोर्टफोलियो में या फिर गोल्ड भरने में। सो आप वहाँ पे क्या करते हैं, आप चूज कर सकते हो। गोल्ड ETF है, मार्केट में नाम सुना होगा, IT सेक्टर्स की ETF है, ऑटो सेक्टर्स के हैं, जैसे निफ्टी का है, निफ्टी का कॉपी हो गया, आपको लगता है निफ्टी आगे बढ़ने वाली। FMCG सेक्टर्स में तो बहुत सारे ETF हैं जो मार्केट में आए हैं, राइट। सो वहाँ पे आपके पास डाइवर्स ऑप्शन है, आपके पास कौन सा कहाँ ऑप्शन स्टॉक परचेज करना है, यानी ETF कौन से सेक्टर में जाना है, ये आपके पास ऑप्शंस है। अगर बेनिफिट है तो थोड़ा सा लिमिटेशन भी होंगे, राइट। सो ETF में क्या है, यहाँ पे हम लोग लिमिटेशन की अब बात करते हैं। लिमिटेशन इसमें क्या है, अगर आप अभी जैसा आपने देखा, ये सिर्फ कॉपी करती है, पर्टिकुलर इंडेक्स को एक कॉपी करती है, राइट। सो अगर कॉपी करती है, अगर 5% बढ़ेगा तो ये भी 5% बढ़ेगा, राइट। सो अगर अपर चांस है जो स्टॉक का आगे बढ़ने का है, आपको रिटर्न तो उससे ज़्यादा कमाना चाहिए, करेक्ट। अगर आप तो वो आप अपर पोर्शन आप मतलब कमा नहीं पा रहे हैं। म्यूचुअल फंड बीट करने की कोशिश करती है मार्केट को। अगर मार्केट 10% हुआ तो 12% कमा के देने की कोशिश करती है, राइट। कोशिश तो करती है कम से कम, वो कभी 10 के बदले आपको 15 दे दिया, 10 के जगह पर कभी 8 दे दिया, राइट। लेकिन वो कोशिश करती है कि वो आपको अच्छे रिटर्न दे, मार्केट को बीट करे। लेकिन यहाँ पे आपको बीट नहीं कर सकते हैं, आप 10 का 10, आप उससे नहीं ज़्यादा जा सकते हैं। अल्फ़ा की बात करते हैं तो अल्फ़ा ये एक सिंपल तरीके से मैं बता दूं, जो मार्केट रिटर्न से जो आपको ज़्यादा मिलता रिटर्न वो आपको नहीं मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज अल्फ़ा। अब सिंपल टर्म में आप यही समझिए, अल्फ़ा का मतलब यही होता है। क्योंकि अगर ये मानिए आप 10% आपने रिटर्न कमाया, 10% रिटर्न कमाने में आपको मार्केट अगर 5% बढ़ा है, राइट, तो 10% में से 5% आपका नहीं हुआ, आपने कोई मेहनत नहीं किया, 5% ने तो आपको मार्केट नहीं दिया, राइट। तो ये एडिशनल 5% हुआ। एज्यूम करता हूँ कि अदर रिस्क फैक्टर्स नहीं है पोर्टफोलियो में, ये 5%, क्योंकि मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये 5% आपका अल्फ़ा हुआ, राइट। सो इसको अल्फ़ा, सो ये आप 5% जो एडिशनल होने वाली थी ये आपने लूज किया है, करेक्ट। दूसरा हुआ आपका लिमिटेड ग्रोथ है। जैसे आपका लिमिटेड ग्रोथ है क्योंकि आप 5% जितना मार्केट बढ़ेगी उतना ही आप ग्रोथ कर पाओगे, उससे ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगा, करेक्ट। सो ये इसका लिमिटेशंस हैं। सो ये इनके लिमिटेशंस हैं जहाँ पे आपको ग्रोथ कम मिलेगा। और तीसरा चीज़ है, ETF के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट क्यों चाहिए? क्योंकि ये अगेन एक स्टॉक एक्सचेंज में होती है, ट्रेड होती है ETF,
That's why we need the ETF. That's why we need the डीमैट अकाउंट, बिकॉज ये मार्केट में ट्रेड होती है. दैट्स वाई वी नीड द डीमैट अकाउंट. अनलाइक म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे सीधे आपको बैंक बहुत सारे ऑप्शन देती है कि आप SIP आप करवा सकते हो विदाउट डीमैट अकाउंट्स के. जाते जाते मैं एक चीज़ बताता हूँ. म्यूचुअल फंड्स ये फ़िलहाल हम लोग अभी म्यूचुअल फंड पिछले अगर इंडिया में देखें तो पिछले 15-20 साल से सुन रहे होंगे, लेकिन ये दुनिया में 1924 में आया है. लगभग ये 100 सालों के आसपास हो गया म्यूचुअल फंड्स आने में. ऑब्वियसली ये जो प्रोडक्ट आया है ये US में आया है. अगर हम बात करें ETF का, ETF भी US में आया था. दैट इट हैज़ कम समवेयर आई थिंक 1984 के आसपास ETF आया था मार्केट में. और मेजॉरिटी हम देखते हैं कि लोग ETF के थ्रू जा रहे हैं, ETF की तरफ जा रहे हैं. इसका रीज़न सिंपली है बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडेक्स को आप बीट कर रहे होते हैं. आप जाते जाते मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक सब्सक्राइब करें, और आप बताएं कि अगला जो वीडियो है हमारा किस टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं. अगर आप म्यूचुअल फंड्स पे डिटेल में जानना चाहते हैं, आई विल हेल्प यू आउट. आई विल मेक अ वीडियो ऑन द म्यूचुअल फंड्स. अगर आपका कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू कोई भी फिनेंशियल्स कंपोनेंट या फिनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. मैं आपका कमेंट्स डेफिनेटली मैं पढ़ूंगा और मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा. थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद.